Good morning 10th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4 history, and the title of the chapter is the age of industrialization. First question is, which changes affected the pattern of industrialization in India? कि कौन से बदलावों ने भारत में औद्योगिकरण के पैटर्न को प्रभावित किया इस टाइम भाई बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक, यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक 1910 के आसपास तक वो कौन से बदलाव थे जिसने भारतीय औद्योगिकरण को प्रभावित किया या उसके तरीके को प्रभावित किया? आंसर देखते हैं बेटा। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी फॉलोइंग चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। कि फॉलोइंग जो चेंजेस थे उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रभावित किया है। फर्स्ट है, एज द स्वदेशी मूवमेंट गॉट मोमेंटम, नेशनलिस्ट मोबिलाइज्ड पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ। तो जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट ने गति पकड़ी, मोमेंटम होता है गति पकड़ना, तो राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। मोबिलाइज होता है किसी चीज़ को गतिशील बना देना, यहाँ पर प्रेरित करना। तो लोगों को प्रेरित किया कि वो फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट करें, उसका विरोध करें। बायकॉट होता है किसी चीज़ का प्रयोग ना करना, उसको प्रयोग से बाहर कर देना। नेक्स्ट क्या रहा, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो जो औद्योगिक समूह थे उन्होंने भी अपने आप को आयोजित कर लिया अपने साझे हितों की रक्षा के लिए। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशन। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके सरकार पर दबाव बनाया कि उनकी सुरक्षा के लिए वो बाहर से आने वाले आयात पर शुल्क लगाएं, टैरिफ प्रोटेक्शन दें उनको, और दूसरी जो सुविधाएं हैं, दूसरी जो कंसेशन है, जो छूट हैं, वो उनको प्रदान करें। नेक्स्ट, फ्रॉम 1906 द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइंड सिंस मीन्स बिकॉज, क्योंकि प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल्स फॉल्टेड द चाइनीज मार्केट। तो 1906 के आसपास भारत से चाइना जाने वाला जो सूती धागा था उसका निर्यात लगभग कम हो गया या ख़त्म हो गया, क्योंकि अब चाइना में और जापान में जो कपड़े की मिल लगी हुई थी उससे चीनी मार्केट अटी पड़ी थी। चीनी बाज़ार में, यानी चाइनीज़ बाज़ार के अंदर जापान और चीन से आने वाला जो प्रोडक्शन था, जो यार्न था, वो वहाँ पर पहुँच चुका था। तो भारतीय कपड़े की डिमांड, भारतीय जो सूट था, जो यार्न था, उसकी डिमांड कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन एज टू व्हाई द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस एट अ स्लोअर पेस इन द फैक्ट्रीज इन द 19th सेंचुरी। कि 19th सेंचुरी के अंदर जो टेक्निकल चेंजेस थे वो स्लोअर पेस से आगे क्यों बढ़ रहे थे फैक्ट्री के अंदर, तकनीकी संबंधी बदलाव तेजी से क्यों नहीं आ रहे थे, क्या कारण थे इसके पीछे? लेट्स फाइंड आउट। द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस एट अ स्लोअर पेस इन द फैक्ट्रीज बिकॉज न्यू मशीन्स हैड टेक्नोलॉजी वर वेरी एक्सपेंसिव। तो पहला कारण क्या था कि जो उस समय मशीनें और जो तकनीकी थी वो काफ़ी महंगी थी। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग दैम, और उद्योगपति उनको प्रयोग करने के बारे में काफ़ी चिंतित थे। तो काफ़ी महंगी थी, चाहे टेक्निक की बात करें उस समय या मशीनों की बात करें, क्योंकि मशीनें भी बहुत कम होती थी। तो एक तरह से जो उद्योगपति थे वे पूरी तरह उनसे संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, थोड़ी सी उनको चिंताएं थी कि काम चलेगा नहीं चलेगा। नेक्स्ट, रिपेयर ऑफ मशीन्स वाज वेरी कॉस्टली इफ मशीन ब्रोक डाउन वंस। अगर एक बार मशीन ख़राब हो जाती तो मशीनों की रिपेयरमेंट का काम काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं या जो इनके मैकेनिक थे वो इतनी मात्रा में नहीं थे, इतनी संख्या में नहीं थे जो आज हैं। नेक्स्ट है बेटा, मशीन्स यूज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर मास मार्केट। तो मशीनों का जो उत्पादन होता था वो अक्सर यूनिफॉर्म यानी एक रूप, एक जैसा उत्पादन होता था,
और एक स्तर का होता था, स्टैंडर्डाइज्ड एक स्तर का और एक ही रूप का उत्पादन होता था, एक ही प्रकार की वस्तु बन सकती थी एक मशीन से। तो और इस उत्पादन का प्रयोग कहाँ होता था? फॉर मास मार्केट, यानी लार्ज स्केल के ऊपर मार्केट के अंदर इसका यूज़ होता था। बट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द हैंड लेबर, परंतु हाथ के जो काम से अलग अलग प्रकार के उत्पादन किए जा सकते थे, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं तैयार की जा सकती थी। जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अलग अलग प्रकार के जो एक्सेस बना सकते थे, अलग अलग प्रकार के कपड़े तैयार हो सकते थे, बिस्तर तैयार हो सकते थे फर्नीचर तैयार हो सकते थे हाथ से। तो मशीन तो एक जैसे बना रही थी, तो लोगों की डिमांड अलग अलग थी। बट डिमांड ऑफ द डिफरेंट डिज़ाइन एंड शेप्स वाज इंक्रीजिंग, परंतु अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग आकार के जो प्रोडक्शन थे, गुड्स थी, उनकी डिमांड बढ़ रही थी। तो मशीनों से इसको पूरा नहीं किया जा सकता था। दैट इज़ वाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर कमिंग एट स्लोअर पेस। यही कारण है कि उस समय की तकनीकी जो बदलाव थे वो धीमी गति से हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम वेयर द वर्कर्स केम टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड इन द फैक्ट्रीज। जब भारत में फैक्ट्री लगी उस समय की हम बात कर रहे हैं, कॉलोनियल पीरियड में। तो उस समय वर्कर्स कहाँ से आए फैक्ट्री में काम करने के लिए? लेट्स फाइंड आउट। इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड। तो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहीं से, जहाँ पर फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहीं से मजदूर मिले, वहीं से श्रमिक आए। पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हु फाउंड नो वर्क इन द विलेजेस वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन सर्च ऑफ वर्क। तो किसान और जो कारीगर जिनको गांव में काम नहीं मिल पा रहा था, तो काम की तलाश में वो कहाँ गए? इंडस्ट्रियल सेंटर में आ गए, औद्योगिक केंद्र में आकर बस गए काम की तलाश में। और 50% ऑफ द वर्कर्स इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज इन 1911 केम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी। तो बम्बई की बात करते हैं, बम्बई मिल की 1854 में पहली मिल यहीं लगी थी, 1854 में सूती कपड़े की। तो 1911 की बात करते हैं तो बताते हैं कि 50% के आसपास जो वर्कर्स थे वो पड़ोस का जो रत्नागिरी जिला था वहीं से आते थे। while the mills of कानपुर got most of the textile hands from the villages within the district of कानपुर। जबकि कानपुर के जो मिल है उसमें ज़्यादातर जो लेबर थे वो लेबर की सप्लाई कहाँ से होती थी? कानपुर डिस्ट्रिक्ट के ही आसपास के गाँव से। मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स मूव बिटवीन द विलेजेस एंड द सिटीज़। अक्सर जो मिल में काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो शहरों से गाँव की तरफ उनका आना जाना लगा रहता था। दे रिटर्न टू देयर विलेज होम ड्यूरिंग हार्वेस्ट। तो फसलों की कटाई के दौरान वो अपने गांव में आ जाते थे। एंड फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल के दौरान भी अपने गांव में आ जाते थे। और टाइम, समय बीतने के साथ साथ एज द न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, और जैसे जैसे रोज़गार की जो खबरें थी, रोज़गार का जो समाचार था वो फैला कि शहरों में रोज़गार के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो क्या हुआ? वर्कर्स ट्रेवल्ड ग्रेट डिस्टेंस इन द होप ऑफ द वर्क इन द मिल्स। तो मिलों में काम की तलाश में लोगों ने लंबी लंबी दूरियां भी तय की, दूर दूर से लोग मिलों में काम करने के लिए आए। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस फॉर इंस्टांस, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से उदाहरण के तौर पर दे वेंट टू द वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बम्बई एंड इन द जूट मिल्स ऑफ कैलकाटा। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से लोग लंबी दूरियां तय करके बम्बई कॉटन मिल्स में, टेक्सटाइल मिल्स में और कलकत्ता की जूट मिल में काम करने के लिए पहुँचे। तो लोग लंबी दूरी करके भी, तय करके भी काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे आसपास के इलाके से आते थे, परंतु जैसे जैसे ये समाचार फैला कि यहाँ काम के काफ़ी चांसेस हैं, रोज़गार मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लोग बड़ी संख्या में दूर से भी यहाँ आकर बस गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood these questions clearly. You will have to write down these questions in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are also requested to help their wards in study and motivate them. Thank you. Have a nice day.